मेरा नाम राजेश है और मैं अपनी पत्नी से बहुत नफरत करता था। हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्जी से हुई थी, पर मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने उसे शरबत की ग्लास में जहर मिलाकर दे दिया और घर से बाहर मार्केट की तरफ निकल गया। अब मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। थोड़ी देर बाद ही पापा का फोन आया। कहने लगे, बेटा, बहू की हालत बहुत ही नाजुक है, जल्दी से घर आ जाओ, वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी रीना ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं शहर में नौकरी करता था। पापा मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी थी और उसी के सिलसिले में मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आया था। आज मेरी शादी को 1 महीना हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो 10 साल हो गए हों। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरा इस रिश्ते में दम घुट रहा था और इसी से छुटकारा पाने के लिए मैंने शहर जाने के लिए सुबह जल्दी उठ गया था। मेरे पापा के दोस्त गिरधारी जी को उन्होंने वादा किया था कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी और आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया। रीना से मेरी शादी एक जबरदस्ती का सौदा था। वो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी और दिखने में एकदम काली बदसूरत। वो मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि हमारे घर में वो बहू बनकर आ चुकी थी। जब मैं जाने लगा, वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप इतनी जल्दी शहर मत जाइए। लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मेरा भी कोई इरादा नहीं था इतनी जल्दी घर से जाने का, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा के कहने पर मैंने ये जहर का कड़वा घूंट पी लिया है, लेकिन अब और नहीं। मेरी बात सुनकर वो उदास सी हो गई। कहने लगी कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। ये सुनकर तो मैं उसे देखता ही रह गया। मुझे मन ही मन हंसी आई कि एक काली कलूटी लड़की मुझ जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के के साथ रहने के सपने देख रही थी। खैर, जब मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वो मुझे आकर समझाने लगे। मैं उनका आज्ञाकारी बेटा था। वे हमेशा मेरी तारीफ करते थे कि मैं उनकी हर बात मानता था, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर उन दोनों को राजी कर लिया था। मैं घर से निकला तो रीना छत पर कपड़े सुखा रही थी। मैं बिना उससे कुछ कहे निकल आया और चैन की सांस ली। मेरा दम घुट रहा था वहां पर। गांव में मैं बहुत मजबूरी में और बहुत ही कम जाया करता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड मुझे लेने आ गए थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी। अगर मेरे पापा को पता चल जाता कि उनका आज्ञाकारी बेटा क्या काम करता है, तो शायद वो मुझसे हर रिश्ता ही तोड़ देते। और रीना की तो मुझे कोई परवाह ही नहीं थी। यहाँ शहर में एक से एक बढ़कर एक हसीनाएं मेरी दोस्त थी, इसलिए तो मुझे अनपढ़ गंवार करोटी लड़की में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक रुतबा था। बड़े बड़े लोग मेरे आगे पानी भरते थे। स्मगलर तो क्या, पुलिस भी मेरे इलाके में आंख उठा नहीं पाती थी। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। मैं अपने काम में बिजी हो गया था, रीना को भुलाकर। एक दिन मैं ट्रेन में भेस बदलकर अपना शिकार ढूंढ रहा था कि कॉलेज के कम उम्र के लड़के और लड़कियों को मैं अपने काम में फंसाता था। उस काम के बदले मैं उन्हें अच्छे खासे पैसे भी देता था। उस दिन भी मैं सीट पर बैठा हुआ था और एक लड़की मेरे बगल में खड़ी हुई थी। वो गरीब घर की लग रही थी। उसके हाथ में जो बैग था वो भी काफी पुराना सा लग रहा था। उस लड़की की हालत उसकी गरीबी बयां कर रही थी। मुझे मेरा शिकार मिल चुका था। ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत ही आसान काम होता था। मैंने उससे कहा कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। इस पर वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि मैं तुम जैसे को अच्छे से पहचानती हूँ। पहले मदद का बहाना करते हो, फिर बातचीत शुरू कर देते हो। मैं ऐसे लड़कों के हथकंडों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मुझे उसकी बात बहुत पसंद आई और मुझे लगने लगा था कि मेरे लिए ये बहुत काम की साबित होगी। उस दिन के बाद मैं रोज स्टेशन जाने लगा। जिस ट्रेन में वो चढ़ती, मैं उसी के पीछे वाले डिब्बे में चढ़ जाता हूँ। मैं उससे बात करने के बहाने ढूंढता था। मैंने अपने कुछ खास लोगों को उसकी जासूसी के लिए भी लगाया था और अगले ही दिन मुझे उसकी सारी जानकारी भी मिल गई थी। वो एक गरीब परिवार से थी, जहाँ सिर्फ उसके माँ बाप और वो रहती थी, वो भी एक कमरे के घर में। उसका नाम माही था। बाद में मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और उसके पीछे भी नहीं जाता था, लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था।
मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी एक सहेली से कहा कि मुझे उसके पल पल की रिपोर्ट चाहिए। पहले तो वो नहीं मान रही थी, लेकिन मेरे बगल खड़े बड़ी मूंछ वाले बॉडीगार्ड को देखकर उसे मानना ही पड़ा। हम दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया। मैं वहां से निकला तो बार बार मेरा दिल माही को देखने के लिए तड़प रहा था। फिर भी अपने आप को समझाते हुए मैं वहां से निकल आया। एक दिन अचानक माही की सहेली का फोन आया कि 2 दिन बाद माही की शादी है। ये सुनते ही मैं बेचैन हो उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मुझे लगने लगा कि मैं माही से प्यार करने लगा था। मैं गम और गुस्से की दो राहें पर खड़ा था कि तभी मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद ही मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को फोन करके भेजकर माही को वहां से उठवा लिया और अपने घर के एक कमरे में बंद करवा लिया और उनसे कह दिया था कि उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस पर आंच भी नहीं आने दे सकता था। 2 दिन रात मेरे घर पर रखकर मैंने उसे उसके घर भिजवा दिया था। माही के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था और अब मुझे उसके दिल में अपनी जगह बनानी थी। मेरी पुरानी आदत थी कि मैं हर काम बहुत प्लानिंग के साथ करता था, इसीलिए आज तक मुझे पुलिस पकड़ नहीं पाई। खैर, मैंने उसके इलाके में जाकर बड़ी ही चालाकी से उसके पिता से दोस्ती कर ली थी। वो एक सीधे साधे व्यक्ति थे। जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो एक दिन बैठे बैठे वो बताने लगे कि शादी का सारा खर्च माही का मंगेतर ही कर रहा था। घर का चूल्हा भी माही की वजह से ही जलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई थी। ये सुन मैंने उनके घर का राशन भिजवा दिया था। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अपना बेटा ही समझें, और ऐसी ही मीठी मीठी बातें करते करते मैंने उनके घर तक पहुंच गया था। मैं माही के घर पैसे लौटा रहा था, लेकिन माही को पता चल गया था कि उसे मैंने ही किडनैप किया था। वो मुझसे बात तक नहीं करती थी, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। मैं उसके घर की हर जिम्मेदारी उठाता था। धीरे धीरे माही के दिल में मैंने अपनी जगह बना ली थी और अब मैं उसके घर जाता तो वो खुद मेरे लिए चाय बना कर लाती थी। अब हम में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मैं कभी कभी उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता था, तो कभी मूवी दिखाने के लिए, कभी महंगी होटल में खाना खाते, तो कभी उसके लिए महंगी ज्वेलरी और ड्रेस लेता था। ये सब करने से मुझे बहुत सुकून पहुंचता था। मैं माही की सुंदरता का दीवाना हो चुका था। उसका भी झुकाव मेरी तरफ था। छुपे शब्दों में मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया था, और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने उसका हाथ उसके पापा से मांगा और वो तुरंत इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी। पर बाद में पता नहीं कहां से उन्हें मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया था। मैंने माही तक को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उस दिन वो दिन भर रोती रही। मैंने उसे बहुत समझाया कि रीना हमारे रास्ते में नहीं आएगी, क्योंकि वो एक सीधी सी लड़की है और मैं उससे नफरत करता हूँ। वो गांव में रहेगी और हम शहर में। लेकिन माही नहीं मानी और उसने एक शर्त रखी कि पहले तुम रीना को तलाक दे दो, फिर हमारी शादी होगी। मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मम्मी पापा की उसमें जान बसती है। तब वो बोली कि तुम कुछ ऐसा करो कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए। मुझे उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत मजबूरी में गांव पहुंचा। मम्मी पापा और रीना मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मेरा रवैया रीना के प्रति कठोर ही था। मैं उससे कभी भी ठीक से बात नहीं करता था, पर वो मुझे कभी पलटकर जवाब भी नहीं देती थी, बस चुपचाप रोती रहती थी। उसकी काली कलूटी शक्ल मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। मैं उसे बहुत सुनाता था। उसे शीशे के सामने खड़ा कर देता और कहता कि बताओ, तुम्हारा और मेरा कहाँ से मेल हो सकता है? तुम काली अंधेरी रात और मैं उजला सवेरा। ये सब सुनकर वो रोने लग जाती थी। उसके आंसुओं का थोड़ी देर के लिए तो असर होता था, लेकिन अपने दिल का क्या करूं, जो मैं माही को दे चुका था। मैंने अब रीना पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था, पर फिर भी वो चुप रहती थी। लेकिन वो ढीठ भी बहुत थी और इसी बात का मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। मैं जितना उससे दूर भागता था, वो उतनी ही मुझ पर मरती थी। अगर माही मेरी जिंदगी में ना आई होती तो शायद मैं रीना की अच्छाइयों का कायल बन चुका था। लेकिन अब मैं रीना से छुटकारा पाना चाहता था। मुझे अब माही की याद आने लगी थी। मुझे यहाँ आए हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। मैं और माही फोन पर बराबर कांटेक्ट में थे। मैंने उसे यहाँ के सारे हालात बताए और फिर उसने मुझे एक आइडिया दिया, जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया था।
वो बोली कि रीना को जहर दे दो। ये सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह हुई, देखा तो रीना बेड पर नहीं थी। मैंने उसे सब तरफ देखा, पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। फिर मैं छत पर गया, देखा तो वो वहां पर बैठी हुई थी। मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा कि क्या हुआ रीना? वो बोली कुछ नहीं। फिर मैंने भोला भाला चेहरा बनाकर कहा, मैं बहुत बुरा इंसान हूं ना? वो बोली नहीं नहीं, बुरी तो मैं हूँ। पहले ही मैंने आपकी जिंदगी नर्क बना दी है। आप जैसे स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी जो मिली है, उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, और वो बहुत ही साफ दिल की लड़की थी। फिर मैंने उससे कहा कि अच्छा सुनो, आज गर्मी बहुत है ना, शरबत पियोगी? वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली हाँ। एक पल के लिए तो लगा कि ये वक्त यहीं पर ही रुक जाए, पर अगले ही पल माही का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया था। मैं उसके बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकता था, और उसे पाने के लिए मुझे ये करना ही था। दूसरे दिन मैं बाजार गया और लौटते समय शरबत लेकर आया, और उसमें मैंने जहर मिला दिया। ऐसे करते समय मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मेरे पसीने से सराबोर हो चुका था। लेकिन उस दिन जैसे मुझ पर शैतान हावी हो चुका था, मेरी एक न चलने दी। घर पहुंचकर मैंने रीना से मीठी मीठी बातें करी और उसे शरबत पिला दिया। जब मुझे विश्वास हो गया कि इससे उसका काम तमाम हो जाएगा, तो मैं शहर के लिए निकल पड़ा। मैंने सामान पहले ही पैक करके रखा था। मैं बहुत खुश और रिलैक्स फील कर रहा था कि मेरी खुशियों के बीच का कांटा निकल गया, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने माही को अपने आने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा, लेकिन ये क्या, वहां बहुत खामोशी थी। उस फ्लैट की चाबी माही के पास भी थी। उतने में माही एक कमरे से निकली, बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके हाथ में मिठाई थी। कहने लगी कि ये लो मिठाई खाओ, हमारे रास्ते का कांटा निकल गया है। लेकिन ये सब देखकर मैं बौखला सा गया, लेकिन उसके बार बार कहने पर मैंने एक मिठाई का टुकड़ा खा लिया था। उसके बाद वो कमरे में चली गई। काफी देर तक वो बाहर नहीं आई, इसलिए मैं उसे देखने के लिए कमरे में गया तो वहां किसी लड़के से बात करने की आवाज आ रही थी। माही बोल रही थी कि अजय जी आप चिंता न करें, मैंने राजेश का पक्का इंतजाम कर दिया है। मैंने उसे मिठाई में जहर मिलाकर खिला दिया है और अपना बदला भी ले लिया। उसे क्या लगा कि मुझे सच का पता नहीं चलेगा कि शादी की रात को उसी ने मुझे अगवा करवाया था। वो तो भगवान की कृपा है कि आपने मुझ पर विश्वास रखा। मैं प्यार सिर्फ आपसे ही करती हूँ। ये सुन मेरे वहां खड़े रहने तक की हिम्मत नहीं थी और मैं उल्टे पैर लौट आया। उतने में मेरे पापा का फोन आया कि बेटे तुम्हारी पत्नी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और तुम्हें याद कर रही है। ये सुनकर तो मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मुझे भी जहर दिया गया था, इसलिए मेरी भी हालत खराब हो रही थी। पर मुझे अब उसकी परवाह नहीं थी। मैं जैसे तैसे गांव पहुंचा, देखा तो रीना की हालत नाजुक थी, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। वो बोली कि मुझे माफ कर दो। लेकिन क्या हुआ, मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी कि तभी मुझे आपके गलत कामों के बारे में पता चला। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे। वो बोली कि मैं आपको इस गलत काम से बाहर लाना चाहती हूँ। मैंने आज ही कानूनी कार्रवाई की है, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं बस आपको बचाना चाहती हूँ। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। इतना कहते ही वो जोर से नीचे गिर गई। मैं उसे देखता ही रह गया। उसे जैसे तैसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी जान को खतरा बताया था। मैं रो रो कर उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, और थोड़ी देर बाद ही मैं भी जमीन पर गिर पड़ा। जब आँख खुली तो डॉक्टर मेरे पास खड़े थे। मैंने उनसे रीना के बारे में पूछा तो पता चला कि अब वो खतरे से बाहर है। जब मेरी हालत में सुधार हुआ तो पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। मुझे 14 साल की सजा हुई। जेल में दिन रात मैंने भगवान से अपने पापों की माफी मांगी। सजा भुगतने के बाद जब रिहा हुआ तो किसी को बिना बताए घर पहुंचा। तब रीना माँ से कह रही थी कि माँ आप चिंता मत करो, आपके बेटे बहुत हिम्मत वाले हैं, और जब वो बाहर आएंगे तो वे एक नेक इंसान बनकर ही लौटेंगे। उनसे गलती हुई है जिसका उन्हें पछतावा भी है। मुझसे और सुना नहीं जा रहा था, और मैंने दौड़कर रीना के पांव पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगी। रीना ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझे माफ भी कर दिया। बाद में मैंने अपने माता पिता से भी माफी मांगी और कहा कि अब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, क्योंकि आपने मुझे इतनी अच्छी हमसफर जो ढूंढ के दी थी।
तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।